Assalamu alaikum. This is Amna Ashraf from IMS Discussion Forum. Welcome to IMS Skill Development Session. आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. It will help you in different fields of your life. So let's move towards our session. आज के सेशन के लिए IMS के 2 टीम लीडर्स हमारे साथ हैं जो रिसर्च गाइडलाइंस पे प्रेजेंटेशन देंगे, कोमल एंड उस्मान. I will invite Komal for presentation. Yes, Komal. Assalamu alaikum. I hope you can all see my screen. Yes, Komal, I can see. Okay, my name is Komal Khan और मैं PhD स्टूडेंट हूँ स्पेन में और IMS की मेंबर हूँ इन ग्रुप C36. मेरे साथ और ग्रुप मेंबर्स भी जो IMS का हिस्सा हैं. हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं इशरत अलवी एंड उस्मान खान. They both are also PhDs. They are doing PhD. Ishrat is doing PhD in China, and brother Usman is also in Spain doing his PhD. We collaborated and हमने ट्राई किया कि हम एक बहुत सिंपल सी गाइड बना सकें हाउ टू कंडक्ट रिसर्च. सिंपल लेमैन के लिए भी जिनको बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड नहीं पता कि रिसर्च कैसे परफॉर्म की जाती है. It's just a small effort and this is version 1. We will inshallah improve this presentation with time. Also, I would like to mention that research, being a Muslim, why it is very important. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी तकरीबन हर सफ़े पर इल्म को सराहा है. इल्म हासिल करने की दावत दी गई है, लोगों को हक की तलाश और इल्म सीखने पर तवज्जो दिलाई गई है. और ये एक ऑब्लिगेशन है हम सब मुस्लिम्स पर कि हमने हक को तलाश करना है, हक तक पहुंचना है. और हक तक पहुंचने के लिए हमें प्रॉपर सिस्टमैटिक रिसर्च की ज़रूरत होती है. तो ये हमारे फ़राइज़ में से है एक हिस्सा जिसको हम नहीं निगलेक्ट कर सकते और हमें ये सीखने की ज़रूरत है. तो हमारी छोटी सी कोशिश है और इंशाल्लाह ये रिसर्च गाइडलाइंस जो है आपको हेल्प आउट करेंगी. जो जितने भी आपको रिसर्च टास्क मिल रहे हैं IMS की तरफ से उनको उन पर काम करने के लिए और you will feel better. Inshallah, we'll have some information, some knowledge how to conduct systematic research after this course. So without much ado, we will inshallah continue. So we are covering these 5 topics basically. ये हमारा table of content है. सबसे पहले हम research को देखेंगे wide angle से कि research होती क्या है. फिर हम उसकी types और क्या methodologies और tools available हैं research conduct करने के लिए, उस पर हम उसको थोड़ा सा highlight करेंगे. And then we'll also learn about कि कौन से credible secondary research databases available हैं जिनको हम use करके जहाँ से हम डेटा यूज कर सकते हैं. और फिर हम बेसिक जो हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है कि हमने करने कैसे है रिसर्च, उसके लिए हम पहला स्टेप ये होता है कि अंडरस्टैंड करना है हमने रिसर्च क्वेश्चन और वो कैसे करना है. उसके ऊपर एक स्टेप वाइज गाइड तैयार की गई है और उस रिसर्च क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है या आप उस तरह से ले सकते हैं जैसे आपको IMS में रिसर्च टास्क मिल रहे हैं आजकल, जैसे आपको इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर पे मिला और जिस तरह अब आपको रोड मैप पे मिला है, इसी तरह अब उसको आंसर कैसे करना है उसके लिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया जाएगा कि कैसे आंसर करना है. जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, एक्चुअली लास्ट टॉपिक है हाउ टू आंसर, ये ब्रदर उस्मान कवर करेंगे मेरे ग्रुप मेंबर इसी प्रेजेंटेशन के अंदर. तो लेट्स सी कि रिसर्च क्या होती है. सबसे पहले रिसर्च की बात करें और हमें फादर ऑफ रिसर्च का ना पता हो, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुसलमानों को वो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम साइंसदान का नहीं पता जिन्होंने ओरिजिन्स रखी हैं साइंटिफिक फील्ड्स की, साइंस की फाउंडेशंस रखी हैं. उनमें सबसे अहम जो शख्सियत हैं वो है इब्नुल हैसम. ये 96 AD में इराक में पैदा हुए और ये पॉलीमैथ साइंटिस्ट रह चुके हैं. इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिक्स में,
फल्कियात, एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, मेट्रोलॉजी में, विजुअल परसेप्शन में, और सबसे अहम चीज़ कि इन्होंने साइंटिफिक मेथड की बुनियाद रखी। अब उनकी नज़र से देखते हैं कि रिसर्च होती क्या है और कैसे कंडक्ट करनी चाहिए। उनका नज़रिया मैं जस्ट उसकी जिस्ट बताना चाहूँगी। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। वो उनके नज़रिए के मुताबिक जो हक़ का मुतलाशी होता है, वो जितने भी तसानीफ़ होती हैं, इस्लाफ़ के जितने भी लिखी गई किताबें होती हैं, उन पर एतमाद नहीं कर लेता बगैर उसके ऊपर तनकीदी जायज़ा किए हुए। जब तक कि वो उस पर अच्छे से दलाइल नहीं ढूँढ लेता और उसको अच्छे तरीके से उसकी छानबीन नहीं करता, उसके ऊपर तहकीक नहीं करता, वो हक़ तक नहीं पहुँच सकता। और उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान जो है वो क्योंकि उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि इंसान गलतियाँ कर सकता है क्योंकि वो इंसान की फ़ितरत है। और हमारे लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सिर्फ़ अहादीस और कुरान है, जिसको हम हर्फ़ आखिर मान सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी किताबत है, तसानीफ़ हैं, उनको हमने उन उन उनके ऊपर तहकीक करते हुए उनको अच्छे से क्रिटिकली एनालाइज़ करना है हर एंगल से। और इवन अपने किए हुए काम को भी हमने हर्फ़ आखिर नहीं मानना, उसके अंदर भी इम्परफेक्शंस हो सकती हैं और उसके ऊपर भी फर्दर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक नज़रिया होना चाहिए साइंसदान का, रिसर्चर का, जो कि हम सबको जानना ज़रूरी है। इसी तरह कुरान भी हमें बताता है कि जो बड़ों की बातें हैं, जो बड़ों के ट्रेडिशंस हैं, आपने उनको ब्लाइंडली फ़ॉलो नहीं करना, बल्कि आपने हक़ की तलाश करनी है। उसी से ही डिराइव किया गया ये नज़रिया है इब्नुल हैसम का। अब मॉडर्न एरिया में हम देखते हैं कि रिसर्च को कैसे डिफाइन किया है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज क्या कहती है कि रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है मटेरियल्स की और साइंस सोर्सेज के ऊपर, ताकि हम फैक्ट्स निकाल सकें, कोई नए कंक्लूजन्स तक, नए आउटकम्स तक पहुंच सकें। और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो रिसर्च है वो 2 ज़ावियों से बताई गई है। या तो हम नई डिस्कवरी करना चाह रहे हैं या फिर हम ऑलरेडी एक्जिस्टिंग नॉलेज को के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर उससे नए कॉन्सेप्ट्स डिराइव कर रहे हैं या फिर उस पे नई मेथोडोलॉजीज़ अप्लाई कर रहे हैं और उससे हम कुछ नया अख़ज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा अल्टीमेट रिज़ल्ट होता है रिसर्च का, वो होता है कि हम कोई एक नई इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं या फिर ऑलरेडी जो एक्जिस्टिंग नॉलेज है, हम उसको वेरीफ़ाई कर रहे हैं। और आईएमएस में जो हमें रिसर्च टास्क मिल रहे हैं, वो बेसिकली वो हमारी सेकंड कैटेगरी में फ़ॉल करती है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम सेकेंडरी रिसर्च कहते हैं। कि हम उसमें दिए गए रिसोर्सेज़ को एक्सप्लोर करते हैं, रीड करते हैं और फिर उनसे आउटकम्स निकालते हैं। अब अगर टाइप्स देखी जाए रिसर्च की तो वो 2 तरह से 2 ज़ावियों से देखी जा सकती है। एक ये कि कौन रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, तो उस लिहाज से मज़ीद 2 कैटेगरीज़ हैं रिसर्च की। एक है प्राइमरी रिसर्च और एक है सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च जो है बेसिकली वो हम लोग इन पर्सन जाके डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्शन आती है उसके अंदर थ्रू इंटरव्यूज़, सर्वेज़ या मेलिंग मेथड्स या जो हमारे स्टैट्स होते हैं, उसके लिए जो डाटा कलेक्शंस हैं, जगह-जगह जाकर आपने डाटा कलेक्ट करना होता है, वो प्राइमरी रिसर्च के अंदर आती हैं। ताकि आप नया डाटा कलेक्ट कर सकें। सेकेंडरी रिसर्च जो है वो ऑलरेडी मौजूद पब्लिकेशंस, जितनी भी हमारे पास किताबें हैं, पब्लिश्ड मटेरियल है, न्यूज़पेपर्स हैं और भी बहुत सारे जो पब्लिश्ड रिसोर्सेज़ हैं, वो उनके ऊपर जो मज़ीद तहकीक की जाती है, मुख्तलिफ ज़ावियों से उनको जाँचा जाता है, क्रॉस रेफ़रेंसिंग की जाती है, वो शामिल है इसके अंदर और यही हमारा आईएमएस में करंट रिसर्च टास्क हमें असाइन किया गया है और इसी को हम आगे एक्सप्लोर भी करेंगे।
अब दूसरी तरफ अगर डेटा की टाइप्स देखी जाए तो मज़ीद 2 तरह की टाइप्स हैं। एक है क्वालिटेटिव रिसर्च आ जाती है डेटा टाइप के हवाले से, और एक है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल डेटा आता है, जिसमें स्टैट्स में जैसे हमारे पास कोविड के केसेस थे, या इसी तरह जो मरदमशुमारी है वो उसमें स्टैटिक्स वो क्वांटिटेटिव रिसर्च आ जाती है। इस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च में आपके इंटरव्यूज़ हैं, आपके इस तरह जो सर्वेज हैं उसका डाटा जो ऑर्डिनल हो और कैटेगोरिकल हो, वो डाटा आ जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। अब हम देखते हैं कि जो मेथड्स कौन-कौन से हैं। अभी हमने ऑलरेडी थोड़ा-सा कवर किया पिछली स्लाइड में कि हम लोग प्राइमरी रिसर्च किसे कहते हैं और उसको करते उसका कलेक्शन डाटा कलेक्शन का क्या मेथड है, वो यहाँ पे भी हमने मज़ीद एक्सप्लोर करना है कि जो प्राइमरी डाटा है उसके लिए हम पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं डायरेक्ट, और ओरल इन्वेस्टिगेशन भी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है। इसी तरह कुछ क्वेश्चनियर्स बना के हमने देखा यूनिवर्सिटीज़ में भी हम इस तरह के कुछ असाइनमेंट्स करते हैं, और जिन्होंने नहीं की हुई उनके लिए कि जैसे आपको आपसे डाटा कलेक्ट किया जाता है हॉस्पिटल्स में, या आप बैंक्स जाते हैं वहाँ पे, इसी तरह मेलिंग मेथड्स के थ्रू भी आपसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो प्राइमरी रिसर्च के लिए यूज़ होता है। और भी इस तरह के बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सिग्निफिकेंट वन्स मेंशन किए हैं। इसी तरह जो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन है उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। उनमें हमारे पास कुछ पब्लिश्ड सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस हैं, कुछ सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, हमारे पास जर्नल्स हैं, ई जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं हमारे पास। तो इसके भी बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन के। अब हमने जो सेकेंडरी रिसर्च जो कि हमारा मेन टास्क है, वो करते हुए ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि सारी जो सोर्सेज़ हैं वो क्रेडिबल नहीं होती, कुछ ज़्यादा क्रेडिबल होती हैं, कुछ कम क्रेडिबल होती हैं। क्रेडिबल मीन्स के उनकी ऑथेंटिसिटी हम देखते हैं कि वो कितनी ज़्यादा रिलायबल है, कितनी नहीं। तो अगर हम उसमें फर्दर कैटेगराइज़ करें तो इस स्लाइड में आपको जो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स लिखे गए हैं वो क्रेडिबल सोर्सेज़ बताई गई हैं। इसमें पब्लिश्ड प्रिंटेड सोर्सेज़ हैं, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज़ हैं, ई जर्नल्स हैं, और गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, जिस तरह मैंने बताया मरदमशुमारी का डाटा है और उस तरह के स्टैट्स हैं, वो हाईली रिलायबल होते हैं। और कुछ जैसे कुछ न्यूज़पेपर्स भी होते हैं, मैगज़ीन्स होते हैं, लेकिन कुछ रिलायबल होते हैं, उनमें भी फर्दर कैटेगराइज़ेशन होती है। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि कौन से ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज़ हैं और कौन से कम रिलायबल सोर्सेज़ हैं। इसी में हेल्प आउट करने के लिए फर्दर मैंने वो सोर्सेज़, वो डेटाबेसेस बताए हैं जहाँ से आपको रिलायबल डाटा मिल सकता है। इनमें सबसे ज़्यादा जो रिलायबल सोर्सेज़ हैं वो हैं सबसे पहले तो स्कॉलरली आर्टिकल्स और बुक्स, फिर हैं प्रोफेशनल आर्टिकल्स और बुक्स जो कि प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स ने लिखी होती हैं, और इस तरह कुछ वेल एस्टैब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स हैं जिन पे भरोसा जो मोस्ट रिलायबल सोर्सेज़ में कंसिडर होते हैं। इनको हम क्यों रिलायबल कहते हैं, इसकी मेन वजह ये है कि इनको पब्लिश होने में बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। इनकी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी की जाती है और काफ़ी ज़्यादा इन पे पीयर रिव्यू होता है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स, प्रोफेशनल्स जो उस डोमेन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनको अच्छे से ऑथेंटिकेट करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद वो उनको इजाज़त देते हैं पब्लिश करने की। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर के कौन से मेथड्स जो हैं वो रिलायबल हैं, कौन से सोर्सेज़ रिलायबल हैं, कौन से नहीं।
अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे डेटाबेसेस मौजूद हैं जिनको आप कह सकते हैं वो प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको रिसर्च के लिए डाटा मिलता है। सेकेंडरी रिसर्च डेटाबेसेस में हमारे पास बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। डिपेंड करता है कि आपकी क्या नीड है और आप कौन से डिसिप्लिन के लिए सर्च करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जिस तरह मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, आई विल नॉट गो इनटू एवरी वन ऑफ देम बट ईच ऑफ देम, बट हम इसमें जनरली देखेंगे कि कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको आर्टिकल्स, बुक्स मिल सकती हैं और कुछ ओपन हैं और कुछ पेड हैं। जैसे यहाँ पे गूगल स्कॉलर है, वो इंतहाई फेमस, बहुत ज़्यादा यूज्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आपको बहुत सारी बुक्स, आर्टिकल्स, साइंटिफिक आर्टिकल्स और डिफरेंट और डोमेन्स के, डिफरेंट डिसिप्लिन्स के आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं। और जो बायोमेडिकल फॉर एग्जांपल फील्ड है, उनसे अगर हम रिलेटेड देखें तो हमारे पास बायोमेड सेंट्रल के नाम से प्लेटफॉर्म मौजूद है। एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट डेटाबेस है जहाँ पे आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं रिसर्च आर्टिकल्स और जो कि बायोलॉजी फील्ड से और मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड है। तो डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन में तहकीक कर रहे हैं और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसी तरह और भी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जस्ट एक ही डिसिप्लिन को नहीं बल्कि मल्टीपल डिसिप्लिन्स को कंसीडर करते हैं। और कुछ फॉर एग्जांपल कुछ साइकोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड अगर प्रोफेशनल्स हैं तो वो साइको इन्फो पे जाके लिटरेचर चेक कर सकते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड पब्लिकेशंस एक्सेस कर सकते हैं। जो कम्युनिकेशन और मास मीडिया से रिलेटेड लोग हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे जाके EBSCO होस्ट के नाम से जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे फ्री डेटाबेस पे जाके लिटरेचर ढूंढ सकते हैं। तो ये कुछ रिलायबल सोर्सेज हैं, डेटाबेसेस हैं जहाँ से आपको रिसर्च आर्टिकल्स मिल सकते हैं। और अगर आप अभी तक की बताई हुई जितनी इंफॉर्मेशन है उसको उस पर मजीद सर्च करना चाहते हैं और उसके बारे में डिटेल और जानना चाहते हैं तो आप दी गए प्लेटफॉर्म्स पे जाके सर्च कर सकते हैं मजीद। अब हम चलते हैं कि हमारा जो मेन टारगेट है वो है कि हमें रिसर्च टास्क मिलते हैं, कोई भी क्वेश्चन मिलता है रिसर्च के लिए, हमने सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन को समझना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए देन आंसरिंग विल बिकम वे मोर इजियर। तो अब हमने कुछ स्टेप्स, एक गाइडलाइन तैयार की है, स्टेप्स डिजाइन किए हैं कि आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करें तो आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं और काफी हद तक 50% तो आप आंसर इसी तरह ही ढूंढ लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले है लर्न द कॉन्सेप्ट। हम एक करके चलेंगे हर एक स्टेप पर। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। आपको कोई भी दिया गया क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी समझें। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमें टास्क दिया गया इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर पे। इज देयर एनी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर गोइंग ऑन राइट नाउ? अगर ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है क्या। तो विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ हम लोग सिर्फ इस टर्मिनोलॉजी को उठाएंगे, इस टर्म को उठाएंगे इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, और इसको गूगल पे डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं कि भाई व्हाट इज इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। आपको आपको जरूर कोई डेफिनेशन मिल जाएगी। और जिस तरह मैंने पीछे बताया कि आप देखिए कि वो सोर्स है कहाँ की, वो रिसर्च आर्टिकल है या वो कोई बुक से है और वो बुक सही डेटाबेस से आ रही है, या उसको भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमने सबसे पहले डेफिनेशन समझनी है, टर्मिनोलॉजी को समझना है, और फिर उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो और फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट उस टर्म के हवाले से थोड़ा बहुत एट दिस स्टेज। फिर आपने उसी क्वेश्चन के अराउंड कुछ
और क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने हैं। आपने ट्रेस बैक करना है कि कहाँ से आ रहा है कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की बात की, हमने उस पे 5 W's का चेक लगाना है, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ भी। तो इस तरह हमने उसके ऊपर बहुत सारे टारगेट क्वेश्चंस रखने हैं जिससे आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होती है। तो जिस तरह हमने इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर को देखा, हम उस पे कह सकते हैं हाउ, वेयर एंड व्हेन इट स्टार्टेड एंड हु प्रपोज्ड दिस कॉन्सेप्ट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बना के हम उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर जो है वो फ्रेंच का ओरिजिन है एंड हु प्रपोज्ड इट, इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट रेनान। और यहाँ से हमें पता चला अच्छा कि इन्होंने कब स्टार्ट की थी, क्यों स्टार्ट की थी, क्या इसके पीछे बैक स्टोरी थी। ये सब हमें इनके इन क्वेश्चंस के आंसर्स में मिल जाएंगे जब हम सर्च करेंगे। तो फिर फर्दर मोर जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं उसके अंदर हम सिर्फ एक बुक या एक सोर्स के ऊपर रिलाई नहीं करते। उसके लिए हम और डिफरेंट स्टडी डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं, डिफरेंट सोर्सेज पढ़ते हैं, जहाँ से भी हमें जो भी मुफीद इंफॉर्मेशन मिल रही है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो हमने देखनी होती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हमें पता हो कि कौन से रेलेवेंट और ऑथेंटिक रेफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे पीछे बताया कि हम लोगों की ऑथेंटिक रेफरेंसेस जो मोस्ट रिलायबल सोर्सेज हैं वो बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रैक्टिशनर्स के लिखे हुए आर्टिकल्स हैं, पब्लिश्ड और कुछ न्यूज़पेपर्स हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे पास सबसे पहले तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास कुरान और अहादीस हैं जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। वो तो हमारे टॉप वंस हैं। और जो डेटाबेसेस जैसे मैंने आपको पहले बताया उन पे आप जाके सर्च कर सकते हैं और ज़्यादा मज़ीद रेफरेंसेस उस क्वेश्चन से रिलेटेड, रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड, और इसी तरह बुक्स पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाई गई है कि कैसे हमने जब इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर लिखा गूगल स्कॉलर के ऊपर, दैट इज़ वन ऑफ द डेटाबेस आई डिस्कस्ड अर्लियर, तो हमें यहाँ पे फौरन एक जर्नल आर्टिकल मिल गया जिसपे हमने जिसको हम खोलेंगे और फिर स्टडी करेंगे। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है अगर हमें एक पेपर मिल गया है तो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम रेलेवेंट और ऑथेंटिक सोर्स इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होंगे तो हमें वो ढूंढते वक्त कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब आप सर्च करते हैं तो उसमें आपकी जो प्रॉम्प्ट डिज़ाइन है, प्रॉम्प्ट डिज़ाइन मीन्स कि कौन से वर्ड से आप उनको सर्च कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन क्या है जिसको लिख के आप सर्च कर रहे हैं, वो प्रॉपर होना चाहिए। आप अगर आपको बेहतरीन रिसोर्सेज चाहिए तो आप इस तरह सर्च कर सकते हैं कि इस डोमेन में बेस्ट ऑथर कौन सा है, बेस्ट पब्लिकेशंस कौन सी हैं इस डोमेन में, सबसे ज़्यादा रिव्यूड आर्टिकल्स कौन से हैं, किनकी सबसे ज़्यादा साइटेशंस हैं, जो कि फिल्टर्स में मौजूद होते हैं जब आप सर्च करते हैं डेटाबेसेस में। और सबसे ज़्यादा मोस्ट रीसेंट पब्लिकेशन कौन सी है ताकि आपको एडवांस्ड इंफॉर्मेशन मिल सके उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपकी प्रॉम्प्ट डिज़ाइन बहुत अहमियत रखती है जब आप कोई रिसर्च करते हैं। तो आपके कीवर्ड्स बहुत अच्छे से सेलेक्ट होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो आप सर्च करे हैं वो बहुत रेलेवेंट है रिसर्च क्वेश्चन से। इसके ऊपर एक और चीज़ के जो ब्रदर उस्मान है वो आपको एक एग्जांपल भी देंगे इन द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन कि आपके अगर कोई आपको रिसर्च क्वेश्चन मिला तो उसके आपने किस तरह से कीवर्ड्स बनाने हैं, वो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट स्टेप है कि बेसिक सोर्स टू डू द रिसर्च। अब आप सोर्सेज के हवाले से भी थोड़े कंफ्यूज मेरे ख्याल से अब तक तो नहीं होंगे क्योंकि पीछे हम डेटाबेसेस पढ़ चुके हैं, गूगल स्कॉलर के बारे में पढ़ा हमने और भी डेटाबेसेस पढ़े हैं। एक और चीज़ जो बहुत अहम है यहाँ पे बताना कि एआई बूस्ट कर रही है करंटली, और हर कोई जाके चैट जीपीटी पे क्वेश्चन लिख के सारे आंसर्स उनको वहाँ पे पूरा आंसर मिल जाता है फॉर्मुलेटेड। लेकिन
मसला ये है कि हम लोग उस पर रिलाई नहीं कर सकते एआई पे, और वजह क्या है, एक बहुत रीसेंट पब्लिकेशन है सबरीना की, जो बताती हैं कि चैट जीपी जिन्होंने डिस्कवर किया है कि जो चैट जीपीटी है, वो इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस उन्होंने टेस्ट किए, लेकिन उसके हाफ ऑफ तक जो आंसर्स थे, रिजल्ट्स थे, वो गलत थे। तो आप उस पे रिलाई मत करें कि वो ऑथेंटिक आपको और बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दे देगा। इवन ऑन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, आई थिंक चैट जीपीटी, दे मेंशन कि ये ऑथेंटिक नहीं है, आप इस पे बिल्कुल रिलाई ना कीजिएगा। तो ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं एआई पे और सारा काम वहीं से ही कर लेंगे आसानी से, तो ऐसा नहीं है। तो आपने एक्सट्रैक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन बाय योरसेल्फ। तो आप जो पढ़ेंगे उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन आपने खुद निकालनी है, बजाय कि आप सारा काम एआई से करवाएं। नेक्स्ट थिंग कि जब आप रीड कर रहे होंगे, अभी तक तो हमने पढ़ा कि हमने सोर्सेज से कैसे कीवर्ड्स डिजाइन करके निकालने हैं, आर्टिकल्स या सोर्सेज, कैसे हम लोग डाटा कैसे निकालेंगे, सॉरी पेपर्स कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उन डेटाबेसेस से कीवर्ड्स यूज करते हुए। लेकिन अब उनको पढ़ना कैसे है, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालनी कैसे है। तो जो सबसे अहम चीज है, सबसे पहले तो आपने जो भी बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, पेपर्स हैं, उनकी आपने एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, इनको गो थ्रू करना है, ताकि आपको पता चले कि ये पूरी किताब या ये पूरा आर्टिकल किसके बारे में क्या बात करे, क्या ये मेरे से रेलेवेंट है भी या नहीं। तो उन चीजों को समझने के लिए ये 3 चीजों में थोड़ा सा को पढ़ना जरूरी होता है। और आपको टेबल ऑफ कंटेंट से भी, फॉर एग्जांपल अगर एक बुक है, क्योंकि बुक में आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाते हैं, तो आप वहां से भी मालूम कर सकते हैं कि आपसे कितनी रेलेवेंट है। और आप पढ़ें, आप बहुत जितने भी आपके रिसोर्सेज मिले आप पढ़ें, और पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और आप क्रॉस रेफरेंसिंग करें। फॉर एग्जांपल आपको एक बुक मिली है जो कि बहुत रेलेवेंट है, आप जब उसका इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल पढ़ेंगे, तो उस इवन इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बहुत सारे और रेफरेंसेस भी मिलेंगे। तो आप उनको भी उनमें भी आप फर्दर जाके और स्टडी कर सकते हैं, डीपर आप उसके अंदर डिग डाउन करें और उनको भी देखें, ताकि आपको मजीद क्लैरिटी मिले उस कॉन्सेप्ट के अराउंड। फिर एक और चीज जो बहुत अहम है, एक अहम स्टेप है कि जब आप ये सब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो आपने नोट्स कैसे लेने हैं। सबका डिफरेंट प्रोसेस होता है, कुछ डिजिटल नोट्स लेते हैं, कुछ हैंड रिटन नोट्स लेते हैं, लेकिन नोट्स लेने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमने अभी तक जो ट्रैक फॉलो किया है, उसमें हमने क्या सीखा है, वो सब कुछ आपने नोट डाउन करना है। और इस नोट डाउन के प्रोसेस में आप हिचकिचाएं नहीं, आप अपनी रफ उर्दू में, जो भी आपकी जुबान है, पंजाबी है, पश्तो है, जो भी, आप उसमें लिखें कि मैंने ये पढ़ा, उससे मुझे ये सीखने को मिला, और उसको सेव करते जाएं। आपके पास एक ट्रैक मौजूद होगा कि मैंने इस तरह से रिसर्च किया, इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की। और एक और चीज कि जब आप किसी भी किताब के हवाले से कुछ लिखेंगे, तो आपको हवाला देना होता है, और हवाला देने के भी कुछ तरीके होते हैं। तो आपने उधर लिखना होता है कि ऑथर का नेम क्या है, आर्टिकल क्या है, जर्नल का नाम क्या है, ईयर, वॉल्यूम, पेज नंबर। तो ये लिखेंगे तो आप ही का फायदा है, क्योंकि आप जब कोई भी बात करेंगे किसी बुक के हवाले से, तो आपको पता होगा कि ये किस बुक से आ रहा है, तो आप उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अपनी की हुई रिसर्च को, बजाय ये कि आपने अपनी तरफ से कोई बात कह दी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू साइड द टेक्स्ट। इसको भी ब्रदर उस्मान आगे कवर करेंगे इंशाल्लाह। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप ड्यूरिंग ऑल दिस रिसर्च वर्क, आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। मीन्स के कभी कभार जब हम क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहे होते हैं और फर्दर उसको डिग डाउन कर रहे होते हैं टॉपिक को, तो हम कभी कभी डिट्रैक्ट हो जाते हैं। हम लोगों को जो है अपने आप को फोकस रखना होता है कि हमने इसी टॉपिक पे रहना है, इसी
क्वेश्चन के अराउंड रिसर्च करनी है, क्योंकि ये एक तालाब है जिसके अंदर हमने जो है वो गोता लगाया हुआ है, और इधर भी इंफॉर्मेशन है, उधर भी इंफॉर्मेशन है, बुक के अंदर और भी मजीद कई तरह की इंफॉर्मेशन है। तो आपने सिर्फ रेलेवेंट रखनी है, अपने आप को स्टिक रखना है जो आपका मेन रिसर्च टास्क है उसके साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी तो आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। बार बार आप गो थ्रू करें, रिपीट करें, बार बार देखें अपने रिसर्च क्यूरी को, बार बार पढ़ें। ये कुछ तरीका है, ये रेफरेंसेस हैं जिनको यूज किया गया था पीछे एग्जांपल्स में, जैसे इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, तो यहाँ पे उनको उनको राइट किया गया है। आप देख सकते हैं जिस तरह बताया गया कि आपने ऑथर का नाम, ईयर और कौन सा आर्टिकल का नाम सब लिखना होता है। तो ये वो तरीका है। अब आगे आपने आंसर कैसे फॉर्मुलेट करना है वो ब्रदर उस्मान आपको गाइड करेंगे। तो ओवर टू यू ब्रदर उस्मान। Thank you, Sister Komal. Mashallah, you did it very amazingly. Hopefully, I can reciprocate as well. Well, dear listeners, thing is कि हमने अभी जो क्वेश्चन मिला या मिलेगा, जो भी हमारे पास असाइनमेंट्स आती थी, तो अभी हमने ये पढ़ा कि जिस तरह सिस्टर कोमल ने बताया कि हमारे पास डेटाबेसेस कौन कौन से हैं, ऑथेंटिसिटी को नज़र जो है वो रखना है, और उसके साथ साथ आगे बढ़ना है। जो स्टेप्स जो उन्होंने बताया, अभी हम देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली किस तरह किया जाता है। So, searching for answers, the very first step and which is very important, कि हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए, जो रिटन स्टेटमेंट हो किसी भी असाइनमेंट की, क्वेश्चन की, या कोई भी प्रॉब्लम है, वो क्लियर और कंसाइज हो। जब तक हमें क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो उस क्लियर क्वेश्चन की बेस पर हम अपनी सर्च क्यूरीज बनाएंगे। वो आगे हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह बनाएंगे। और फिर सबको आसानी से मुयसर गूगल और गूगल स्कॉलर, जो कि प्राइमरी रिसर्च इंजन्स हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा डेटा पड़ा हुआ है, हम इस डेटा को किस तरह जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये बात है, जिस तरह ये एग्जांपल आई, कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो डेटा है रेलेवेंट होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अदरवाइज आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम सर्च क्यूरीज बनाते हैं ताकि हम रेलेवेंट डेटा निकालें। जब रेलेवेंट डेटा आ जाएगा हमारे पास, तो उसमें से जो बहुत ही ऑथेंटिक रिलायबल रिसोर्सेज होते हैं, डेटा होता है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जांपल जो है हमने यहाँ पे दी है वो ये कि द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ अमंग एडोलेसेंट्स, कि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई कि क्या सोशल मीडिया की वजह से जो हमारे बच्चे हैं जो जवान होने को जा रहे हैं, क्या आया कि उनकी मेंटल हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है। सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज, डज एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट्स। आई थिंक कि अगर आप इसको 2 मरतबा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। अगर नहीं भी, फिर भी आप इसके कीवर्ड्स बना लें, सोशल मीडिया, मेंटल हेल्थ, एडोलेसेंट्स और इम्पैक्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि ओके, वी हैव टू स्टिक जस्ट टू द सोशल मीडिया, टू द मेंटल हेल्थ, और इस मेंटल हेल्थ की वजह से हमारे क्या क्या रिजल्ट्स आगे निकलते हैं। एडोलेसेंट्स, जो कि अभी ऐसे बच्चे हो रहे हैं जो 13, 14, 12, 11 ईयर्स की एज को पहुंच रहे हैं, और उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सिमिलरली हम इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ गया कि सर्च क्यूरी बनानी है। अब जो सर्च क्यूरी बनानी है वो हमने इस अंदाज में बनानी है कि जो हमारा सर्च इंजन है वो उसको उसकी जुबान में समझाना है, मतलब कि वो समझ जाए कि ओके, मुझसे ये इंफॉर्मेशन ली जा रही है। जिसमें हमारे पास नॉर्मली ये होता है कि हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपने कीवर्ड्स को डालते हैं। सो आप जब भी किसी भी पेपर में, आर्टिकल में, किसी भी सोर्स में जब पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों वर्ड्स, सोशल मीडिया ये दोनों वर्ड, मेंटल हेल्थ ये दोनों वर्ड, जो चीज आप इन इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे वो आपको एक जगह मिलेगी। तो सर्च क्यूरी ये बनाने का मतलब ये है कि हमें ऐसे पेपर्स मिलें, ऐसी बुक्स मिलें और ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स मिलें जिसके अंदर एक्सेसिव यूज
social media, and like it has to be there. Similarly, and mental health has to be there, and adolescents and impact. So तब जब impact आएगा तब हमें पता चलेगा कि ये सारी चीजें इसके साथ मौजूद हैं. और जेन जी मीन्स जनरेशन जी. जिस तरह बूमर्स थे, मिलेनियल्स कहा जाता है, इस तरह जनरेशन जी भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी टर्म जो है रिसर्चर्स के लिए बहुत ज्यादा वो कैची सी होती हैं. और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखने की है वाइल सर्च क्यूरी मैनेजमेंट, के आपने ये काम जो है ना वो आइटरेटिव करना है, लाइक आपने करते रहना है. ये ऐसा नहीं है कि आप एक मरतबा किया और उसी पर इक्तफा कर लिया, नहीं. क्योंकि रिसर्च जो है इससे आप न्यूअर एंड न्यूअर पेपर्स जो हैं, न्यूअर आर्टिकल्स जो हैं वो आपको आते रहते हैं. जो ही आप कोई 2-3 आर्टिकल्स पढ़ेंगे, एक बुक पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा जब इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी तो आपको ज्यादा इस चीज का इदराक होगा कि ओके, मुझे अब अपनी सर्च क्यूरी जो है वो थोड़ी सी मॉडिफाई करनी है. सो रिजल्ट्स फिल्ट्रेशन, हमने रिसर्च क्यूरी बना ली, हमारा क्वेश्चन जो है वो आ गया. तो इस रिसर्च क्यूरी के बाद हमने अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वहां से उठानी है, अपने रेलेवेंट रिजल्ट्स वहां से उठाने हैं, जो हमारी क्वेश्चन को, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एड्रेस करेंगे. तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो वो वाली स्टडीज आप उठाएंगे जो न्यूएस्ट होंगी, अपडेटेड होंगी. लाइक अब 2023 है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो कि 1950 की होगी. ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एडोलेसेंट्स तो आप अगर उनका देखना चाहते हैं तो वो तो वही होंगे जो मोबाइल की एज में थे या सोशल मीडिया की एज में. तो आपने मोस्ट न्यूएस्ट जो आर्टिकल होगा या पेपर होगा वो, और जिसकी साइटेशंस बहुत ज्यादा होंगी. साइटेशंस बहुत ज्यादा होने का मतलब ये है कि उसको बहुत से लोग साइट कर रहे हैं, उसका हवाला दे रहे हैं, क्योंकि उसकी स्टडी इतनी अच्छी थी कि हर लोग उसे फॉलो कर रहे हैं. तो ये भी एक वो है, स्केल है, जिसके जरिए हमें ये पता चलता है कि इसकी जो स्टडी है वो ज्यादा क्रेडिबल है. तो इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपने वो स्टडीज उठानी है और उसमें अपनी केयरफुली जो डिजाइन कीवर्ड्स हैं उसकी बुनियाद पर जो है वो अपना कंटेंट देखना है. इसमें भी एआई की हेल्प नहीं लेनी है. आजकल ऐसे टूल्स आ रहे हैं कि आप उसमें पीडीएफ डालते हैं तो वो आपको आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन उसमें यह है कि समटाइम्स हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिस भी कर लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है. सब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि रीड एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन. आप रीड करते जाएं, एब्स्ट्रैक्ट रीड करेंगे. एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसा पैराग्राफ होता है, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है हर बुक का, हर पेपर का, रिसर्च आर्टिकल का, रिव्यू आर्टिकल का, जो आपको एक कंप्लीट पिक्चर देता है कि इस पूरी की पूरी बुक में या रिसर्च आर्टिकल में आगे क्या होने को जा रहा है. तो जब आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ओके, इसमें मेरे अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है या नहीं है. जब आप एब्स्ट्रैक्ट से आगे चले जाते हैं तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसका लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स पढ़ते हैं, तब जाके उसका कंक्लूजन पढ़ते हैं कि वो नतीजा क्या ले रहा है. तो इस सारे प्रोसेस में आपने रिकॉर्ड करना है, लिखना है. जिस तरह सिस्टर कोमल ने बताया था कि इट्स अप टू यू कि आइदर आप उसको हैंड रिटन नोट्स में लिखते हैं, लैपटॉप पे लिखते हैं, या फिर कोई आईपैड है, व्हाट्सएवर मींस यू आर यूजिंग, आपने उस चीज को रिकॉर्ड करना है और उसके साथ साथ ये चीज नोट करनी है कि किस बंदे ने क्या बात की है. तब आप उसकी वो स्पेसिफिक बात का जो है वो रेफरेंस दे सकेंगे. और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि आप जो एक किसी खास प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, किसी खास टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होने शुरू हो जाती है. तो आप तब इस काबिल हो जाते हैं कि कोई इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, जो कि इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रिसर्चर के लिए और किसी रिसर्च करने के प्रोसेस में. और जब आपने ये सारा काम कर लिया, नोट्स आपने बना ले, तो उसके बाद आपने आर्गुमेंट और सोल्यूशन देना है. सिंपली आर्गुमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि जो कि सपोर्टिव हो, एविडेंस के साथ, लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड हो और स्ट्रांग आर्गुमेंट हो. आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, चाहे आप उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, जैसी भी जिस लैंग्वेज में आप लिखते हैं,
कि आप आसान अल्फाज में एक अच्छी लिखी हुई बात किसी दूसरे को समझा सकें। और उसमें यह है कि रेफरेंस का ये मैं बताता हूँ कि किस तरह रेफरेंस साइट करना है। और सबसे बड़ा पर्पस क्या है, हम ये सारी रिसर्च कर रहे हैं ताकि यह है कि ये जो आप लिख रहे हैं ना, किसी दूसरे को आपके लिखे हुए का कोई ना कोई फायदा हो जाए, तो ये आपकी एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स द सोसाइटी। जिस तरह हम बुक्स पढ़ते हैं, वो ऑब्वियसली जिन बंदों ने लिखी हैं तो हम उनका शुक्रगुजार होते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया। इसी तरह हम भी इंशाल्लाह आप सब जो है एक स्टेज पर पहुंचेंगे कि कुछ ना कुछ लिख सकें ताकि हमारी सोसाइटी को इस चीज से फायदा हो सके। सोशल मीडिया एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ पे जो हमने नेगेटिव इम्पैक्ट्स निकाले थे, तो उसमें कुछ 3 सेंटेंसेस जो है मैंने वो लिखे हैं। इट इज काइंड ऑफ, यू कुड से दैट कि ये मेरी नोट्स टेकिंग एक एक्टिविटी थी, जिसमें नेगेटिव इम्पैक्ट में फर्स्ट जो है वो एक स्टडी पढ़ी जिसमें उसने कहा इंक्रीज एंजाइटी है, डिप्रेशन है, साइबर बुलिंग के भी चांसेस हैं, एडिक्शन के भी चांसेस हैं। एक सेकंड है वो ये है कि फीलिंग्स ऑफ इनएजुकेसी, ऑब्वियसली पीयर्स का बहुत बड़ा प्रेशर होता है, लो सेल्फ स्टीम होती है, सेल्फ हार्म, लोनलीनेस एंड डिक्रीज एम्पैथी। अब ऑब्वियसली ये मैं नोट्स जो मैंने ये लिए हैं, ये तीनों सेंटेंसेस, तो मैंने इसका रेफरेंस भी देना है। अब फर्स्ट तो ये है कि ये नोट्स टेकिंग प्रोसेस है, और सेकंड इससे नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि ये आर्गुमेंट अभी दे रहा हूँ, फिर इसका सोल्यूशन भी देना है, और फिर इनको स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना भी है। वो आगे हम देखते हैं कि किस तरह लेकर जाते हैं इसको। अब सोशल मीडिया यूजेज जो है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, तो सोल्यूशन क्या है, इसको मिटिगेट किस तरह करना है, इसको काउंटर किस तरह करना है। तो नोट्स टेकिंग के दौरान मुझे पता चला, ओके, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, स्कूल्स में पेरेंट्स, आप अपने घर में बड़े बहन भाई अपने छोटों को बताएं कि अवेयर करें सोशल मीडिया के बारे में कि ये क्या चीज़ है, इसको सेफली किस तरह यूज करना है, नहीं करना। सिमिलरली डिजिटल वेलबींग टूल्स होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं और एक अच्छी जो है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देते हैं टू द स्पेसिफिक एज ग्रुप। थर्ड इज हेल्थी सोशल मीडिया हैबिट्स, के ब्रेक ले रहे हैं, एक्सेसिव यूज नहीं कर रहे, जस्ट उसको एक एसेसरी के लिए यूज कर रहे हैं, ना कि ये कि वो उनकी जरूरत बन गई है। और इफ समथिंग हैज हैपेंड, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये सपोर्ट एंड काउंसलिंग। आपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, उनको सपोर्ट करना है और उनकी काउंसलिंग करनी है। अब ये सारे नोट्स मैंने ले लिए हैं। अब ये नोट्स लेकर मैंने फिर लिखना कैसे है। अब लिखने के लिए ये है कि माई रिस्पॉन्स शुड बी वेरी इफेक्टिव, कि मेरे ऑडियंस जो भी रीडर्स हैं वो पढ़ के उसको इजीली समझ जाएं कि ओके, इस बंदे ने ये प्रॉब्लम्स नोट की हैं और उनका सोल्यूशन दिया है, और सोल्यूशन देने के बाद हमें इजीली समझ आ गई है। तो उसके लिए ये है कि ओवरऑल आउटलाइन करनी है आपको, कि ओवरऑल आउटलाइन में ये है कि आपने ये बताना है कि फर्स्टली आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, लाइक आपका इंट्रोडक्शन कहाँ पे होगा, फिर आपके पॉइंट्स किस तरह के होंगे, और कंक्लूड किस तरह करना है। सही हो गया। और उसके बाद आप जब कंक्लूड करेंगे तो आपकी एक स्टडी मुकम्मल हो जाएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पैराफ्रेजिंग एंड साइटेशंस, आपने ये नहीं करना कि जो पेपर या कोई भी बुक जो है वो आपने ली, उसमें आपको चीजें अच्छी लगी, पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख के अपना जो है ना अपनी कॉपी पे कॉपी पेस्ट कर दिया, या अपने किसी भी आप MS वर्ड में लिख रहे हैं या लेटेक्स में लिख रहे हैं, तो वो अगर कॉपी पेस्टिंग करेंगे तो वो रिसर्च की दुनिया में अच्छी बात नहीं समझी जाती। बेहतर यही है कि उनके मेन पॉइंट्स उठाएं, कीवर्ड्स उठा के उनकी कही हुई बात को अपने वर्ड्स में लिखें। तो ये पैराफ्रेजिंग है, और उसकी जो बात आपने लिखी है उनकी, उसको साइट भी करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि एक रिसर्चर के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। अभी यह है कि अगर आप लिखते हैं और आपको नहीं समझ आ रही कि मैंने, फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हैं कि मुझे इंग्लिश में नहीं लिखना आता, तो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिख लें। आपकी कोई भी लैंग्वेज है जिसमें आप इजी हैं, जिसमें आप इफेक्टिव हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि यह कि आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में उसको लिखें। तो उसके लिए यही है कि राइट योर आंसर इन योर ओन फर्स्ट वर्ड्स, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, जो आपको समझ अच्छी तरीके से आ रहा है, बस उसमें लिखें। फिर
आप जो वर्ड्स और जो आपने वो मेन पॉइंट्स उठाए हैं उनको स्ट्रक्चर करें। स्ट्रक्चर करने के बाद अगर नीडेड है, जरूरत है इस चीज की, तो उसको ट्रांसलेट कर लें, किसी से करवा लें, खुद भी कर सकते हैं। तो पैराफ्रेजिंग के लिए वैसे आजकल टूल्स हैं, लेकिन इनका जितना कम यूज किया जाए ज्यादा अच्छा है। अच्छा यही है कि हम खुद चीजों को लर्न करें, हम खुद चीजों को सीखें। ये आई थिंक हम इस चीज में लैक करते हैं, तो अगर इस चीज पर जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा होगा। ओके, सो लास्ट थिंग इज के जो हमने क्वेश्चन देखा था, जिसके हमने नोट्स लिए थे और नोट्स के साथ साथ हमने उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा, तो ये एक हमारा एक छोटा सा ब्रीफ सा आर्गुमेंट और उसका सोल्यूशन है कि डज एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट्स। सो अगर आप देखें इसको हल्का सा पढ़ें, 1 मिनट ले लें या इट्स अप टू यू, कि एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया हैज नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब कि मैंने टू द पॉइंट बात कर दी। और ये नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरह है, अगर आप देखें ये वन जो है इसमें लिखा हुआ है। सिमिलरली आगे अगर आप एक सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ओके ये टू भी इसमें एक ब्रैकेट्स लार्ज ब्रैकेट्स में नजर आ रहा है। सिमिलरली ये आगे एक और जो है वो बात लिख के फिर उसी रेफरेंस को जो है वो रेफर किया गया है। ये क्यों इस तरह किया गया, ये यही है कि मैंने ये खुद से नहीं लिखा, क्योंकि मैं इस फील्ड का माहिर नहीं हूँ। ये मैं जिन लोगों को रेफर कर रहा हूँ वो इस चीज में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च की है, एक्सपेरिमेंटेशन की है, जो भी किया है ये उनका काम है, मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। सो टू मिटिगेट नेगेटिव इम्पैक्ट्स के उसका सोल्यूशन क्या है, वो इजीली जो है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इसका रेफरेंस इसके बारे में मैंने बता दिया, डिजिटल वेलबीइंग टूल्स, हेल्थी सोशल मीडिया हैबिट्स, स्पोर्ट एंड काउंसलिंग, और आखिर में अगर आप देखें कंक्लूजन लिखा हुआ है कि एक अच्छी जो है आदत अपनाने से हम जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया अमंग द एडोलेसेंट्स उनको खत्म कर सकते हैं। ये रेफरेंसेस हैं जो कि हमने यूज किए हैं, आप इनको इजीली जो है वो गूगल स्कॉलर से ले सकते हैं। जिस किसी भी स्पेसिफिक आप पेपर, बुक, रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल पे जाएंगे, वहां पे उसका नेम, उसका साइट जो है वो करने का तरीका उस पर लिखा हुआ है। आप इजीली जो है वो पढ़ के, बुक जो भी पढ़ते हैं, जो भी कंटेंट आप पढ़ते हैं उसका ये साइटेशन करके आप इस तरह अपना आर्गुमेंट, उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि हमने इस आर्गुमेंट और सोल्यूशन में सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखें, लॉट ऑफ स्टडीज आर देयर जो कहते हैं ओके सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आर देयर। सो पूरा फुल फ्लेज बनाने के लिए आई थिंक इट माइट बी योर योर ओन होम असाइनमेंट, अगर आप कर सकते हैं कि आप सिमिलरली पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को भी देख के उस पर भी एक छोटी सी रिपोर्ट बना सकते हैं, जिस जिस दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू आपका टाइम लेने का, अपने सुनने का। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वी आर हियर, सो यू कैन आस्क अस एनीथिंग। Okay, thank you so much, Usman and Komal, for this wonderful presentation. Before taking the questions, I would like to announce के feedback form comment section में share कर दिया गया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसे ज़रूर फिल करें। और सेकेंडली मैं एक और चीज़ बता दूं कि आज जो प्रेजेंटेशन दी गई है स्किल डेवलपमेंट में हमारे आईएमएस के टीएल्स ने दी है। तो यहाँ पे जितने भी टीएल्स हैं आईएमएस के वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके पास ऐसी कोई स्किल है जो वो यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं और वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होगी, तो वो भी हमें ईमेल करके अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। हसन शब्बीर। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि वंस मैंने अपनी लैंग्वेज में जो भी समझ आ रही थी मैंने नोट्स बना लिए, तो उनको स्ट्रक्चर करने के बारे में थोड़ा समझाएंगे थोड़ा सा, और मुझे स्ट्रक्चर करने में थोड़ा मसला हो रहा है। लाइक अच्छा, मैं नोट्स बना लिए कोई भी। एग्जैक्टली, स्ट्रक्चर करने में ये है ना कि बहुत इजी है कि आप पहले उस चीज का इंट्रोडक्शन लिखें जिस चीज के बारे में आप लिखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आप सिंपली
ये बताएंगे कि मेरी जो होल ऑफ स्टडी है ये क्या होने जा रही है। वो आपका इंट्रो जो होता है ना, वो बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी होती है, एक शॉर्ट क्लिप होता है जो आपकी टोटल स्टडी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। देन आप जो अपने पॉइंट्स हैं आपके, उनके फर्स्ट पॉइंट सिमिलरली देन गो फॉर द सेकंड पॉइंट, देन गो फॉर योर थर्ड पॉइंट। आपके आर्गुमेंट्स में या सॉल्यूशंस में जितने भी आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं, आप उनको एक एक करके एड्रेस करेंगे। और उनको एड्रेस करने का ये तरीका है कि आपके जो सेंटेंस होता है, फर्स्ट सेंटेंस, वो उसी में ही बता दिया जाता है कि फर्स्ट सेंटेंस के में इस पूरे पॉइंट में या पूरे पैराग्राफ में क्या चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। सिमिलरली आपका इंट्रोडक्शन आ गया, पॉइंट्स आ गए, सिमिलरली सॉल्यूशन आ गया, देन आपका कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में आप ये बताएंगे कि आपने इस पूरी स्टडी से क्या नतीजा अखज किया। जस्ट ये सिंपल एक तरीका है। बाकी इसमें यह है कि ग्रामेटिकली अगर आप देखें जाएं तो वो थोड़ी सी और गहरी बात हो जाएगी कि हम ग्रामेटिकली इस चीज को किस तरह देखते हैं कि हर एक पैराग्राफ का एक यू नो एक टाइटल सेंटेंस होता है, एक ट्रांजिशनिंग सेंटेंस होता है। अगर उसमें चले जाएंगे तो थोड़ा सा फॉर द टाइम बीइंग इट्स हैवी, बट जस्ट इतना याद रख लें कि आप अपने पॉइंट्स की फॉर्म में उसको लिख के उसको स्ट्रक्चर करने की कोशिश करें। होपफुली ये आपका आंसर होगा। अगर फिर भी आपको कोई है तो काइंडली पूछ सकते हैं। Okay, thank you so much, Usman. I'm taking the next question from Rafia Awan. अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन साइटेशन के बारे में था, वो थोड़ा एक्सप्लेन करते कि हम साइटेशन कैसे कर सकते हैं। सिस्टर कोमल, अगर हम एक मरतबा इनको साइटेशन दिखा दें फ्रॉम गूगल स्कॉलर, वुड इट बी दैट बेटर? व्हाट डू यू से? Yes, it will be fine. Okay. Are you going to do that or let me do I it? think you can do it. Yes. Okay. So स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी जी, इट्स Okay. विजिबल। ओके, हमारी सिस्टर ने एंड हम आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट। उस्मान Sure. जो है अब आपको साइटेशन दिखाने लगे हैं, सो इसको केयरफुली देखिएगा। इट विल हेल्प के नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन में जब आपने चीज़ें ऐड करनी होती हैं फॉर रेफरेंसेस, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, रिसर्च में भी मिलेगी। और थर्डली ये कि फीडबैक फॉर्म आप सब लोगों के साथ शेयर हुआ है। आप लोगों को आज का स्किल डेवलपमेंट सेशन पसंद आया है, आप लोग के कमेंट्स भी रीड हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दें। और जिन चीज़ों को आप समझते हैं कि ये स्किल सेट जो है, इसके ऊपर भी इसी तरह डिस्कशन फोरम के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए, उनको भी आप बता सकते हैं। और एक और चीज़ ये, जिस तरह आमना ने एक चीज़ हाईलाइट की थी कि दिस आप लोग, जो टीएल बेहतर समझता है कि मुझे ये स्किल आती है और मैं इसको सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो दैट इज द वे टू प्रेजेंट योर नॉलेज और शेयर योर नॉलेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स, सो दैट हम मिल के ग्रो कर सकें। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। उस्मान, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। सो हम गूगल पे आगे, आई थिंक एवरीवन नोज के गूगल क्या है, हम इसमें किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे गूगल स्कॉलर पे। ये देखें, ये गूगल स्कॉलर आ गया। तो हमारे पास कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। ये अब ये गूगल स्कॉलर का जो है हमारे पास इंटरफेस आ गया। अगर आपको याद होगा तो हमने जो हमारा क्वेश्चन था, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उसमें ये था कि जो हमारा एडोलेसेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल वारफेयर एंड पैलेस्टाइन, ये देखें कुछ ऑलरेडी जो है वो आ गए। सो एडोलेसेंट्स आ गए। यहाँ पे हम इनको इस तरह इन्वर्टेड कॉमास में काइंड ऑफ यू कुड से दैट कैच कर लेंगे। एंड जो है हम लगाते हैं वो ये होता है कि हमारे पास जस्ट वो वाली आ जाएंगी स्टडीज जिनमें ये एंड वाली टर्म्स आती हैं। तो हम इसमें ये लगाएंगे मेंटल हेल्थ, देन सोशल मीडिया, एंड impacts
impact or impact और जनरेशन Z, GEN, जस्ट Z। और एक और चीज है यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि इन सारी की सारी स्टडीज में आप कोई चीज नहीं चाहते, वो ये है कि एंड नॉट लगा दें यहाँ पे, एंड नॉट। इट मींस एंड नॉट के बाद जो स्टेटमेंट होगी वो उस स्टडी में शामिल नहीं होगी। ये जस्ट टू नो यू पीपल। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास 181 रिजल्ट्स आए हैं। मींस कि आपको बहुत सी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और जो आपके लिए है वही दे दी गई है। सो अगर आप इन टाइटल्स को ही पढ़े ना तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी, कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। लाइक ट्रेंड्स इन स्क्रीन टाइम एंड मेंटल हेल्थ अमंग आइसलैंडिक चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। ये आइसलैंड जो कंट्री है यूरोपियन, उसमें देख लें कि ये वहां पे हुई है। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, या ये कोविड-19 इम्पैक्ट्स और मेंटल हेल्थ के बारे में, और इसमें ये चीज भी देख लें एक और चीज कि ये साइटेड बाय 1%, दिस इज साइटेड बाय 29%। मीन्स टू से आप देख लें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट भी होती जा रही है। हालांकि ये दोनों 2021 लाइक दीज आर शोइंग अस द year of publication. This is cited by 5. So आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट इतना भी कर सकते हैं कस्टम रेंज करके कि ये एनी टाइम या कब से। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ 2010 के बाद की सारी वो 165 हो गई हैं। वो इस तरह आप अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं। खैर हम यहाँ पे आ जाते हैं, फर्स्ट इसको देख लेते हैं। हमने ये सारा कुछ पढ़ना है, सही हो गया। I know, I'm sorry to say I'm taking much time, but that is how I think it should be doing. That is abstract, that is important. अब बैकग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्टडी के, मेथड्स क्या क्या इन्होंने यूज किए और रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ये चीज, ये एब्स्ट्रैक्ट इज इनफ टू लेट यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी एंड व्हाट यू आर गोइंग टू फेस। सो इसमें बहुत कंसाइजली बता दिया जाता है कि आपके बाकी पेपर में या बाकी बुक में क्या लिखा हुआ है। तो अगर इस बुक के 45 पेजेस हैं, सो पेपर है, तो आप देख लें कि इस ये पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हो जाएगा। अगर इसका आपने फॉर इंस्टेंस आपने नोट्स ले लिए, तो आपने इसको रेफरेंस बनाना है। वो सिंपली दोबारा इस पे जाएंगे, यहाँ पे देखें ये साइट लिखा हुआ आ जाता है, ये साइट, यहाँ से कोई भी एक उठा ले। फॉर इंस्टेंस ये आपने ये रेफरेंस स्टाइल उठाया, सो जस्ट इसी को ही फॉलो करेंगे, सारों के साथ इसी को ही फॉलो करेंगे। इसको सी किया, कंट्रोल सी, लाइक कॉपी किया, कॉपी करके जहां पे आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे आपने, जिस तरह वो सिस्टर कोमल ने मतलब के प्रेजेंटेशन में दिखाया था, हमारी प्रेजेंटेशन में, कि 1 2 3 4 इस तरह आपने इसको साइट करना है। होप सो दैट इज योर आंसर। इफ देयर इज एनी थिंग अगर आप चाहती हैं मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करूं, प्लीज लेट मी नो। ओके, आई थिंक जो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी देख लिया है। उस्मान, ब्रदर उस्मान ने बड़े नफीस अंदाज में आप लोगों को बता दिया है। ओके मोहम्मद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, क्लियर आ रही है। मैं थोड़ी सी चीज़ें कंफर्म ये करना चाहता हूँ कि मैंने ये सब स्टार्ट किया है। इंफॉर्मेशन मुझे गूगल स्कॉलर का नहीं पता था, सो थैंक गॉड कि मुझे इसका पता चल गया। अब मुझे और इजी हो जाएगा। बेसिकली मैं साहिल भाई के भी लेक्चर से वो भी साथ में सेव किए जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो मेमोराइज नहीं होता। उनको भी साथ में सेव कर रहा हूँ, स्पेशली मुस्लिम आइडेंटिटी और डोपामिन जो कि इम्पोर्टेंट है, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और इन सबको कुरान पाक। और ये मतलब मैं अभी कंप्लीट तौर पे नाइट टाइम में फ्री होता हूँ, तो मैं ये सब कर रहा हूँ। मगर इसके बीच में इस टाइम मेरा जॉब टाइम था, मैं ठीक से सुन नहीं सका। तो मेन चीज़ जो इस वक़्त मैंने यहाँ से पिक की है वो गूगल स्कॉलर, ये मैंने पिक किया कि ये एक अच्छी जगह है जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन पिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे कंफर्म कर दें, मेंशन कर दें नाम, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा कि इसके अलावा और कौन-सा सोर्स है।
वेल ब्रदर, इसके अलावा और बहुत से सोर्सेज हैं, बट थिंग इज इट डिपेंड्स के व्हाट यू डू. अनफॉर्चुनेटली दी सोर्सेज आर पेड, ये आपको पेड मिलेंगे, ये नॉर्मली आपको नहीं मिलते. अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और आपके पास यूनिवर्सिटी की ईमेल है, तो आप इनमें मैक्सिमम डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकते हैं. गूगल स्कॉलर में तो ये है ना कि ये तो सबके लिए इजीली अवेलेबल है, इसलिए इसी के बारे में हमने फोकस रखा, क्योंकि वी डिडंट नो कि कौन से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, किसके पास यूनिवर्सिटी का आईडी है नहीं है. अब फॉर एग्जांपल स्कूपस देख लें, IEEE एक्सप्लोर देख लें, पबमेड देख लें, वेब ऑफ साइंस, साइंस डायरेक्ट. मतलब कि अगर आप इसमें से कोई एक भी को कर लेंगे ना, इट्स इनफ, इट्स वेरी ह्यूज. बट थिंग इज के ये पेड है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं. सो अगर मुझे तो ये पता है, अगर कोई इजीली एक्सेसिबल है सिस्टर कोमल या नहीं है, all are paid except Google Scholar. No, there are some actually available platforms which I found. I listed them down here. तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी डेटाबेस प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको कुछ मिल जाएंगे फ्री रिसोर्सेज, क्योंकि वो फ्री डेटाबेसेस हैं. जैसे यहाँ पे जर्नल स्टोरेज है, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस है, यहाँ पे प्रिपेरिटी है, और भी कुछ हैं. लेकिन आप अगर ये भी सर्च कर लें कि विच आर ओपन सोर्स एंड फ्री डेटाबेसेस फॉर सेकेंडरी रिसर्च, तो आपको वहां से भी गूगल आपको प्रोवाइड कर देगा लिस्ट. तो बट मोस्ट मेजोरिटी जो है लोग वो गूगल स्कॉलर की तरफ जाते हैं, बट स्टिल यू हैव अदर ऑप्शंस. व्हाई नॉट टू रिसर्च अबाउट दैट. ओके, आपने लिस्ट शेयर कर दी, which is good. अब मोहम्मद को आंसर मिल गया होगा. मैं जोहरा अब्दुल सत्तार आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. ओके, जवेरिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. जी, मैं जोहरा बात कर रही हूँ. सर, मैंने रेफरेंस और साइटेशन के बारे में पूछना था, तो वो मुझे समझ आ गया. और इसके अलावा मैं ये कहना था कि रिकॉर्डिंग जो है वो मस्ट शेयर कर दें. जी, वो शेयर होती है. जो भी सेशन होता है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन एन आवर या 30 मिनट्स के अंदर शेयर कर दी जाती है. ये अनाउंसमेंट कल फीडबैक के बाद भी कर दी थी. इंशाल्लाह इसके ऊपर ये आप लोगों को आपके ग्रुप में भी कैप्टन जो है ना वो शेयर कर देंगे. बाकी ये कि आप लोग जो जिस अनाउंसमेंट ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं ना, आप उसको देखें कि आप उस अनाउंसमेंट ग्रुप में हैं भी कि नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात रिक्वेस्ट गई हुई है अनाउंसमेंट ग्रुप्स की, लेकिन कुछ टीएल्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ और कुछ डायरेक्टली इन हो गए हैं. ये बेसिकली 2 डिफरेंट वेज हैं ऐड होने के. तो आप उसको चेक कर लें. आप कम्युनिटी के अनाउंसमेंट ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको विद इन 30 मिनट्स या विद इन एन आवर आफ्टर द सेशन रिकॉर्डिंग. लेट मी करेक्ट इट खिजर. जी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड होती हैं एंड दे आर शेयर्ड इन 1 to 2 days, नॉट इन 30 minutes. करेक्शन टू ऑल, जो सेशन की रिकॉर्डिंग है वो 1 या 2 दिन बाद IMS के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाती है, और उसकी नोटिफिकेशन जैसे खिजर ने कहा तमाम कम्युनिटीज में IMS की ऑफिशियल आती है. ओके, सही है. माय बैड, मैं अपॉलॉजी करता हूँ. हसन ने करेक्शन कर दिया. अब आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन पता लग गया, बट मेक श्योर कि आप लोग इस चीज़ को देख लें कि आप लोग कम्युनिटी के अनाउंसमेंट ग्रुप के साथ अटैच हैं या नहीं. वहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. जी जवेरिया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. आपका जो भी क्वेश्चन है उसको पूछें. Assalamu alaikum. There was a point discussed earlier about reliability of well-established newspapers. I want to add something. Kindly guide our participants about it. Like, it's very difficult for general audience or someone who is very new into all this to rely on such newspapers in the very first place. क्योंकि आप देखिए major जो news organizations हैं, newspapers, and they don't go against the established narratives of major stakeholders. Even आप local level पे देख लें या international level पे देख लें, they seem to be very authentic, but unfortunately we find very few authors and editors जो एक actual authentic narrative present करते हैं. So I want कि आप guide कर दें how can a reader critically analyze कि
किन जर्नल्स और किन आर्टिकल्स पे रिलाई करना है, किन न्यूज़पेपर्स के? वेल सिस्टर, जिस तरह आपने अपनी बात शुरू करते हुए खुद इस चीज को कहा कि दोज हु आर न्यू दे डोंट नो and there is some specific agenda being driven by those specific news, whatever the company or authority or legislation they are bound to. Thing is that you are novice, you are unable to do things unless and until you study. जिस वक्त तक आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नहीं, आपको कोई न्यूज मिली है, किसी ने कुछ कहा है, आप उसको क्रिटिकली एग्जामिन नहीं करेंगे. दैट इज व्हाट वाज द एसेंस ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन, कि आपने क्रिटिकली एग्जामिन करना है इस चीज को. और यही बात आज से 987 साल पहले कही थी बाबा जी ने, हसन इब्ने अल हैथम ने, कि आपने क्रिटिकली उस चीज को ना एग्जामिन करना है. आई थिंक इस चीज को करने के लिए ये कि आपने पढ़ना पड़ेगा, क्रॉस रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी, क्रॉस आर्गुमेंट्स जो हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, तब आप इस काबिल हो गए कि आपको पता हो, ओह ओके, नाउ देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. फॉर एग्जांपल, आई वाज रीडिंग द कमेंट्स टुडे, किसी ने लिखा हुआ था कि जो वो है डार्विनिज्म की जो थ्योरी है उसके पर भी तो बहुत ज्यादा वो लिखे हुए हैं, क्या कहते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ऑल्दो दे आर रिटन एंड समवन ट्राइड टू कि उसको सच्चा साबित करने की कोशिश की, बट उसके खिलाफ जितनी थ्योरीज आई हैं, लेमार्किज्म, कैटास्ट्रोफिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, वाइटलिज्म, unless and until you read them you won't be able to judge the reality or truth on its own. So it's like you have to read them. आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा. अब एक फॉर एग्जांपल आप न्यूज की बात कर रही हैं, लेट्स सपोज एबीसी न्यूज है, लेट्स सपोज, आई जस्ट मेड इट अप नेम, तो वहां से किसी ने भी कोई न्यूज दी है, किसी ने कोई ब्लॉग लिखा है, तो आप उस ब्लॉग को क्रिटिकली एग्जामिन करें. दैट इज योर राइट एंड यू शुड डू दैट. एंड हाउ वुड यू डू दैट? अगर वो कुरान और हदीस के अगेंस्ट जा रही है तो इट्स वेरी इजी टू टू सेपरेट इट आउट. वो मक्खन से बाल की तरह बाहर आ जाएगा. और अगर कोई क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स की वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा जो है लिटरेचर आ जाएगा. Although it's difficult, it takes time, but it's possible. And you are right that everyone should know. Thanks. ओके, हसनैन अली, आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, काइंडली क्यों ही पूछे अपनी. अस्सलाम वालेकुम हसनैन, सुन पा रहे हैं? हसनैन आपका माइक अनम्यूट है लेकिन आपको हम सुन नहीं पा रहे. नहीं, आवाज ठीक से नहीं आ रही. फीडबैक फॉर्म आपके साथ पार्टिसिपेंट्स अगेन शेयर किया जा रहा है बार बार, ताकि आप लोग अपना फीडबैक जो है ना उसको अच्छे से रिकॉर्ड करवा सके. जिन्होंने करवा दिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं करवाया या लिंक ऊपर चला गया था तो उनके लिए लिंक जो है वो दोबारा शेयर हो गया चैट के अंदर. काइंडली उसको फीडबैक को फिल करें. ओके लीजिए. वालेकुम अस्सलाम. जी जी आपको ब्रदर, मुझे ये पूछना है कि हम टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमने रिसर्च करनी है? जी ब्रदर उस्मान. टॉपिक्स आप किस तरह सिलेक्ट करेंगे? जी ये पूछा उन्होंने. ओह, सो आई थिंक अगर आप ये आईएमएस के स्ट्रक्चर में है तो आपको बहुत ज्यादा वो कोई असाइनमेंट्स, कोई इस तरह से काम करने का मिला होगा, स्पेसिफिकली व्हाट इज इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, इजंट इट? अगर इस तरह है तो ये उसी की बेस पे था. बाकी ये है कि अगर आप रिसर्च किसी स्पेसिफिक पे करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर टन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, लाइक वो फील्ड स्पेसिफिक भी हो सकते हैं. फॉर इंस्टेंस मैं खुद इंजीनियरिंग से रिलेटेड हूँ तो मैं सिर्फ इंजीनियरिंग ही सोचता हूँ, मुझे कुछ और नहीं सोचने का मौका मिलता.
तो आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो कि आपकी फील्ड क्या है। तो यही है कि आप फील्ड से रिलेटेड कोई पूछ सकते हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम है को फेस कर रहे हैं, या आप किसी चीज को क्रॉस वेरीफाई करना है, तो वो उससे रिलेटेड फिर आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगी। अदरवाइज ये है कि अगर आप जस्ट आईएमएस की बेस पर पूछते हैं तो आई थिंक यू माइट हैव सबमिटेड फ्यू असाइनमेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस होल आईएमएस स्ट्रक्चर। तो आई थिंक उसमें आपने कोई ना कुछ किया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अलीजे, यू कैन शेयर द फीडबैक जो उस्मान ने आपको बात बताई है, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके हसनैन। अच्छा उस्मान, क्वेश्चन है हमारे पास चैट में, ठीक है, हसनैन की तरफ से। मैं उसको रीड करके आपको बता रहा हूँ। हाउ टू मेंटेन फोकस while digging deep and deep, because it's very easy to divert when reading and analyzing different sources on a big question. दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, आई वुड से। उसमें ये बात है कि ऑब्वियसली जब आप किसी एक बड़े टॉपिक पर जब आप रिसर्च शुरू करते हैं तो इट्स नॉट एन इजी टास्क, और उसको बहुत टाइम लगता है। आपको अपनी रिसर्च नैरो करनी होगी। नैरो आप उसी सूरत में आप उसको कर सकेंगे कि आपने उसके मुताबिक अपनी वो बनानी है, कीवर्ड्स बनाने हैं। उन कीवर्ड्स की बेस पे आपने उसको नैरो करना है, और आपने जस्ट वही जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उस तक पहुंचना है। और रहेगी बात कि जब आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं ना तो आप ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। इट्स वेरी कॉमन कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तो उसके लिए यही है कि आपको कीप रिमेम्बरिंग योरसेल्फ व्हाट इज योर टॉपिक, कीप रिमेम्बरिंग योरसेल्फ व्हाट इज योर टॉपिक, यू हैव टू डू इट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मतलब कि इसमें कवर भी हुआ था, बट स्टिल उन्होंने पूछा। आई अप्रिशिएट दैट कि आपको अपने आप को ये चीज बावर करवानी है कि मैंने अपने ही टॉपिक पे रहना है। अदरवाइज क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा होती है तो आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, नो डाउट। ओके साशा, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड किया है, काइंडली क्यूरी पूछे अपनी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में यही बात पूछनी थी कि कभी ऐसा होता है कि रिसर्च करते करते इंसान बहुत सारी चीजें उसके सामने आ जाती हैं तो कंफ्यूज हो जाता है उसमें। तो उसके लिए फिर यही चीज बेहतर रहेगी, ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये चीज बेहतर रहेगी कि आपके पास दो तीन तरफ की इंफॉर्मेशन हो जिसको आप क्रॉस चेक कर सकें। इसी तरीके से हम कर सकते हैं, ये सवाल है। यू आर वेरी लकी कि आपके पास 2-3 तरह की डिफरेंट इंफॉर्मेशन जल्दी आ गई है, क्योंकि ये नॉर्मली इसी तरह ही होता है कि जब आप अपनी रिसर्च को बहुत नैरो डीप डाउन करते हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे, तो फिर आपको पता चलता है कि दुनिया में कौन सा प्रोफेसर, कौन सा रिसर्चर क्या लिख रहा है, और उसका टोन क्या है, वो किस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, वो गलत लिख रहा है या ठीक लिख रहा है। ऑनेस्टली अब आप जब इस फील्ड में आएंगी, जब अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपकी मजीद थोड़ी सी इसमें वो पढ़ने की सलाहियत बनती रहेगी, जब रिसर्च करने की सलाहियत बनेगी तो आपको पता चल जाएगा कि 2 डिफरेंट आर्गूमेंट्स क्या कहते हैं, और कौन सा आर्गूमेंट कितना क्वांटिटेटिव है और कौन सा कितना क्वांटिटेटिव है। तो उसकी बेस पर आप डिसाइसिव जो है वो एक्शन ले सकते हैं। बट फॉर द इनिशियल स्टेजेस इट्स बिट डिफिकल्ट, इसलिए नैरो की जाती है अपनी जब भी रिसर्च शुरू की जाती है। इवन दो हूएवर इज गोइंग टू कंडक्ट रिसर्च, इफ पीएचडी की है या पोस्ट डॉक भी किया हो, या 23 साल लगा लिए, 25 साल लगा लिए, वो जब भी रिसर्च करने बैठते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है आप फर्स्ट टाइम पे नहीं कर सकते, आप नैरो डाउन करते हैं। नैरो डाउन करने के लिए आप कीवर्ड्स बनाते हैं, कीज बनाते हैं, आप उनको जो है वो डिफरेंट डेटा बेसिस से गुजारते हैं, तब आपके पास जो है वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आती है। अब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में ये डिपेंड करता है कि आइदर वो जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्ट्राडिक्टिंग है, या आपके अगेंस्ट है, या आपको फेवर कर रही है। सही, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके, मैं चाहूंगा सिस्टर कोमल इस क्वेश्चन का आंसर करें चैट से। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ऑथर को कैसे वेरीफाई करें।
ब्रदर साथ है हमारे साथ चैट में, उन्होंने एक क्वेश्चन किया हुआ है, तो सिस्टर कोमल आप इसका आंसर देंगी? जी, पहले तो आपने देखते हैं कि जो ऑथर है उसकी पब्लिकेशन पब्लिश कहाँ पे हुई है। सबसे मेन क्राइटेरिया किसी रिसर्च आर्टिकल को, पेपर को, बुक को जांचने का यही तरीका होता है कि वो किस एडिटोरियल प्रोसेस से गुजर कर छपी है। अगर तो वो एडिटोरियल प्रोसेस क्वाइट स्ट्रिक्ट है और बहुत ऑथेंटिक है, तो आप उसको एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ समझने के लिए, कि जैसे नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं, उनको वहां तक पहुंचने के लिए एक बहुत मुश्किल जर्नी करना पड़ता है। हर किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिलता। इसी तरह जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, डेटाबेसेस हैं जो मैंने आपसे शेयर किए, इसी उनमें भी आपको पब्लिकेशन के लिए बहुत स्क्रूटनी के बाद आपकी वहाँ पे पब्लिकेशन होती है। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे जो जहाँ पे वो उसकी पब्लिकेशन है वो कितनी रिलायबल है, वो जर्नल कितना रिलायबल है, और उसका क्या इंडेक्स है, वो और आगे की डिटेल्स हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू एडवांस आवर version of presentation, so then we will cover the indexing and other things as well. तो एक ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि आप जब ऑथर की प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं गूगल स्कॉलर पे, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप ऑथर को चेक करें। आप देखिए कि वो उनको क्या स्कोर मिला है। वो फिर दोबारा इंडेक्स की बात आ गई कि वो हम बाद में आपसे शेयर करेंगे। दीज आर एडवांस थिंग्स कि कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। फॉर द टाइम बीइंग, एज आई मेंशन, लुक फॉर द मोस्ट ऑथेंटिक हाईली रिलायबल डेटाबेसेस कि वहां पे पब्लिश्ड हो उसका आर्टिकल। तो इस तरह से आप उस ऑथर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑथर वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, उनकी पब्लिकेशन हो ही नहीं सकती until they go through a very strict scrutiny process. I hope I answered the question. जी सिस्टर कोमल ने आंसर दे दिया है जो क्यूरीज और क्वेश्चंस थी आपके चैट में। और स्पेसिफिक रिमेनिंग के क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। एंड फीडबैक फॉर्म शेयर हुआ है, उसके अंदर फीडबैक अपना अच्छे से रिकॉर्ड करवाएं। ओके, सो वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं फिर। मैं लास्ट पे आप दोनों, अच्छा हमारे पास एक क्वेश्चन है, हफ्सा ने हैंड रेज किया अपना। जी हफ्सा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, क्यूरी पूछे अपनी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक बहुत ही सीधा सा और एक लेमैन के हिसाब से मेरा एक क्वेश्चन है कि IMS में जिस तरीके से आज आपने प्रेजेंट किया या प्रेजेंटेशन दी, डेफिनेटली रिसर्च के हवाले से ही थी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे भी मेंबर्स हैं कि जो पहले कभी रिसर्च नहीं कर पाए, या उनकी एज इस हिसाब से है कि वो जैसे अबव 30 भी हैं, अबव 35 भी हैं, या उनकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी एजुकेशन इतनी नहीं है कि वो रिसर्च लेवल तक पहुंचे, वो भी अपने इस वारफेयर का हिस्सा हैं। तो क्या वो भी ऐसे ही रिसर्च कर सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों को तो वैसे शौक होता है, वो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को अभी उस लेवल तक उनका मेंटल, वैसे तो हम ये कर ही इसलिए रहे हैं कि हम लोगों का IQ और क्रिटिकल उनकी जो थिंकिंग है वो इम्प्रूव करें और उनका IQ रेज करें। लेकिन जस्ट आप सिंपल मैं आपसे सजेशन मांगना चाहूंगी कि वो लोग जो PhD या MPhil या किसी रिसर्च लेवल तक नहीं पहुंचे और वो भी इस वारफेयर का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसी टेक्निकल बुनियाद पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो कोई ऐसे लोग होंगे जो उनको हेल्प कर सकें? दिस इज माय क्वेश्चन। और वॉलंटियर कर सकें उनको उस प्लेटफॉर्म तक रेज करने की। Should I answer it? जी sure Usman. Sure. Well, Sister Hafsa, let me applaud you very first. I think you have that, आप में वो रमक है कि जो आप लर्न करना चाहती हैं। तो इट्स वेरी गुड थिंग इफ समवन कुडंट रीड व्हाटएवर द रीजंस वर, अगर आप ऐसी थिंकिंग के साथ आ जाएं तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी नीड फॉर सम PhD or
एमफिल। ऑब्वियसली दैट्स द प्रोसेस कि ये एक डिग्री लेते हैं हम और एक बहुत ही स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड किस्म की जो आर्ट है हम उसमें एक्सेल करते हैं। बट अगर आप की ये नॉर्मल वो है क्या कहते हैं विल है लर्न की, तो आई थिंक इससे तो बड़ी कोई चीज है ही नहीं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अब जो बंदे पीएचडी लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, एमफिल लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, उनमें विल नहीं होती पढ़ने की, वो उधर खत्म हो जाते हैं। इट्स जस्ट अप टू योर विल कि आप कितना आगे जाना चाहते हैं, कि आप कितना जानना चाहते हैं, कितना खोज करना चाहते हैं। देयर इज अ वेरी फेमस ट्रांसलेशन समवन डिड कुरान पाक की एक आयत की है, जिसमें उन्होंने वर्ड को ना बहुत ही वो किया था, प्रोमिनेंट किया था कि टू पॉन्डर अपॉन इट। इसका मतलब यही है कि आप सोचें, इस बारे में सोचें, आपकी सोच है, बस जस्ट एक्ट करें। तो आई थिंक यू कैन इजीली डू दैट। और रही बात वॉलंटियरिज्म की, वी आर हेयर, हमसे जितनी भी हेल्प हो सकती है, जितनी भी हेल्प हो सकती है हम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे हमारे कोलीग्स हैं, मैं हूँ, सिस्टर कोमल हैं, सिस्टर इशरत हैं, ब्रदर वसीम हैं, और भी हैं जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, हमारे ग्रुप में भी नहीं है, बाकी ग्रुप्स में भी हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। यू जस्ट नीड टू कम अप, you just need to ask, you just need to have this intensity to learn. I think you can do wonders. जी ब्रदर उस्मान I ने would काफी चीज एक्सप्लेन किया। जी सिस्टर कोमल ऐड कीजिए पॉइंट अपना। मैं जस्ट ये बताना चाह रही थी कि नेवर फील कि आप इस स्टेज पर हैं और बाकी पीएचडी तक पहुंच गए हैं तो दे नो मोर एंड वी कैन नॉट अप्रोच दैट स्टेटस। I have seen elders in their 70s, 80s, they're trying to hifz Quran. So, and I have seen these elders in the sitting right next to the young ones कि वो कुरान दीन के बारे में सीख रहे हैं। This just requires passion, as brother mentioned, brother Usman mentioned. आपको अंदर वो पैशन है, वो आपके अंदर क्यूरोसिटी है और लर्न करने की, that is enough. और ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला कभी भी आपसे उन चीजों के बारे में सवाल नहीं करेगा जिनकी आपके पास सलाहियत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अगर किसी के अंदर वो चाहत हो कुछ हासिल करने की तो वो उसके अंदर उसकी सलाहियत ना हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे इसके बारे में पूछगछ होगी तो इट इज नॉट लाइक दैट। अल्लाह ताला आपसे उतना ही सवाल करेंगे जितनी आपको सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं। तो एंड वी आर हियर टू हेल्प यू व्हेनेवर यू वांट, इंशाल्लाह यू विल फाइंड इट बेनिफिशियल। जी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद क्लोजअप की तरफ जाते हैं। जी अली अनवर। अली आपको रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। आवाज आ रही है वालेकुम मेरी? जी आ रही है आपकी। बड़ी मेहरबानी आपकी, ये जो है गुफ्तगू मैंने सुनी, बहुत अच्छा लगा। और मैं सिस्टर कोमल की बात को आगे करना चाह रहा था कि बाहर की दुनिया में मगरबी ममालिक में ना वो 70 साल के 80 साल के लोग जो है ना वो भी पीएचडी करते हैं। एक ही घर के सारे अफराद भी किसी खानदान में, हमारे दोस्त ने बताया कि वो भी पीएचडी हैं। मेरी उम्र भी 61 साल है, ठीक है ना। मैं भी एक रिसर्च करना चाहता हूँ और मैंने शुरू से इस IMS प्लेटफॉर्म पे मैंने अपनी एक रिक्वेस्ट भेजी थी, तो मुझे कहीं से गाइडेंस नहीं मिली है। तो काइंडली अगर कोई मुझे आप अपना ईमेल एड्रेस वगैरह दे दें ताकि मैं उनसे कोऑर्डिनेट करूं, और मैं इसी सिलसिले में रिसर्च करना चाहता हूं, तो आपसे गाइडेंस लेके ना इस काम को मैं आगे करूं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सिनर्जी आपने रखी है, आपने आपस में अच्छी टीम बनाई है। अल्लाह करे कि इससे ना हमारे लोग जो फ़ायदा उठाएं, नौजवान और ओल्डर जो भी है ना सारे, क्योंकि इल्म हासिल करने की कोई भी हद नहीं है। वो तो हमारे दीन में लिखा हुआ है, लेकिन साइकोलॉजी में भी ये लिखा हुआ है कि एडल्ट्स जो है ना वो कितने भी बड़े हो जाएं वो सीखते रहते हैं। तो काइंडली आप मेरे ऊपर थोड़ा ये एहसान करें, मुझे कोई एड्रेस
ईमेल एड्रेस वगैरह कोई कांटेक्ट दे दें ताकि मैं आपसे कांटेक्ट करूं। जज़ाकल्लाह। अली साहिब, आपको ना अभी फीडबैक फॉर्म का लिंक आएगा, उसमें आपने ये अपनी फीडबैक ऐड करनी है। तो इंशाल्लाह आईएमएस जो है ना वो अप्रोच करेगा और इसमें आपको पूरा मुकम्मल तौर के ऊपर एंटरटेन किया जाएगा। ठीक है, जो आपका इशू है, जो आपने भी सपोर्ट का कहा है, वो इंशाल्लाह ताला आपको जरूर मिलेगी। बड़ी मेहरबानी। जी, जज़ाकल्लाह। ओके, सो अब इंशाल्लाह सेशन को क्लोज की तरफ लेके जाते हैं। मैं बेसिकली पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि ये बेसिकली आपके पास आईएमएस आपको यही सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि हम सीखें कि इंटेलेक्चुअलिज्म मॉडर्न एज के अकॉर्डिंगली आपने किस तरीके से करना है और अपने आप को इंटेलेक्चुअली रेज किस तरह करना है। जो ग्रुप्स भी आपके डिजाइन वे में, जो आप जिन ग्रुप्स का पार्ट हैं और जो स्ट्रक्चर है आईएमएस का, वो भी इसलिए है कि आपके पास कम्युनिटी डाइवर्सिफाई होगी। तो डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी में आपको हर तरह का माइंडसेट नजर आएगा और फिर उन सब के साथ मिलके जब आप इंटेलेक्चुअली अपने आप को रेस करेंगे तो आप बहुत सी चीज़ों को वॉच करेंगे, उससे लर्न करेंगे, सीखेंगे, जिससे आप दूसरों को बात समझाने में भी करामत साबित हो सकेंगे, समझने भी आसानी रहेगी आपको। और फिर जब आप मिलके सीखेंगे तो सीखते सीखते आपके पास काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पॉइंट्स और डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएंगे जिनको देखते हुए आप बहुत अच्छे से चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। और अब आपके सामने आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास पार्टिसिपेंट्स को प्रॉपर तौर के ऊपर प्लेटफॉर्म दिया है आईएमएस ने, जिसमें वो जिस स्किल से इक्विप हैं उसको वो सबके साथ शेयर करें। तो यही सब चीज़ों के लिए आपको भी रेकमेंड कर रहे हैं कि आप लोग इन्हीं से एग्जाम्पल लें और जो आप कर सकते हैं उसको आप शेयर करें। और जब आप शेयर करेंगे, जब अगर आपके पास पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं तो उन पॉइंट से आप अपने आप को बेहतर भी कर सकते हैं। और यही आपके पास एक बड़ा यूनिक वे है आईएमएस का, जिससे सब बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास वो सब चीज़ें भी ख़त्म है कि कौन आपके पास किस लेवल पे और कौन किस लेवल पे नहीं है। सारे एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही जगह से मिलके चल रहे हैं और सब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं। तो ये आप लोग अपने ग्रुप्स में भी करें। जो लोग आपके पास पीएचडीज हैं या जिस भी फील्ड से हैं, वो अपनी व्यूज बाकियों के साथ शेयर करें ताकि बाकियों के इल्म में इजाफा हो और आपस में इस वे में करें कि आपके पास कंप्लीटली तौर के ऊपर आपके पास बेहतर वे में चीज़ें जो हैं वो आप समझाने के काबिल भी हो, समझने के काबिल भी हो। तो अब सेशन को वाइंड अप करते हैं। आज के लिए डिस्कशन फोरम में स्किल डेवलपमेंट सेशन से इतना ही था। मैं दोनों स्किल डेवलपमेंट सेशन में जो प्रेजेंटर्स थे जिन्होंने हमें स्किल से इक्विप किया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह ताला जो है कामयाबी अता करे और हमारी इस काविश को कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।